बेटा तुम लोग शाम को अपने अपने कमरे में जाकर खाना खाते हो, दिन भर तो ऑफिस में बीत ही जाता है। आज से हम सब सोने से पहले साथ में चाय पिया करेंगे। आजकल तुम्हारे बाबूजी को ना रात को चाय की हुड़क लगती है। ठीक है माँ जी, मैं बना दिया करूँगी चाय, लेकिन मैं तो रात के समय नहीं पीऊँगी, फिर मुझे नींद नहीं आती। हाँ दीदी ठीक कह रही है, मैं भी ना रात के समय चाय नहीं पीती। अगले दिन सास के निर्देश पर बड़ी बहू 4 कप चाय बनाकर सास, ससुर, पति और देवर के हाथ में थमाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। अंदर जाकर पति को मैसेज करती है, अब चाय लेकर अंदर आ जाओ ना, कब तक वहां बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। देखो यहाँ मैंने बहुत अच्छी फिल्म सिलेक्ट करके रखी है, थोड़ा सा तो टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ, उसमें भी मम्मी जी रोज नए नए तरीके ढूंढती रहती है। पत्नी का मैसेज पढ़कर बड़ा बेटा कार्तिक तुरंत अपने कमरे में चला जाता है। बड़े भाई को अपने कमरे में जाते देख छोटा भी बहाने से अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अच्छा हुआ कार्तिक भाई आपने आप ही अपने रूम में चले गए। मुझे समझ में नहीं आता, पूरे दिन थक हार कर आदमी थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ में समय बिताएगा या बैठकर भाई की शक्ल देखेगा। वो गए तो हमें भी अंदर आने का मौका मिल गया, बिना बात वहाँ बैठकर उनकी शक्ल देखनी पड़ रही थी। 2 दिन बाद बेटा वो सक्सेना जी के यहाँ शादी में जाना है। मैं सोच रही हूँ कि तुम 4 लोग साथ में चले जाओ। अब शादी ब्याह का फंक्शन अटेंड करते हुए ना बच्चे ही अच्छा लगता है। मम्मी अखिल को बोल दो ना, वो चला जाएगा। और वैसे भी 13 तारीख की शादी है ना उनके यहाँ। 13 तारीख को तो मैं और मीता अपनी एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं, हम उनके साथ नहीं जा पाएंगे। ठीक है बेटा तुम देख लो, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। माँ जी की ना आदत ही खराब है, जब देखो तब जबरदस्ती मुसीबत हमारे गले में बांधने के चक्कर में लगी रहती है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जहाँ जाओ पूरे खानदान को बांध कर साथ में लेकर जाओ। मीता माँ बोल रही थी अखिल के साथ शादी में जाने के लिए, मैंने तो साफ मना कर दिया। उनके साथ जहाँ भी जाऊँ खर्च मैं ही करूँ। अरे मैं बड़ा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे पास पैसा है। गाड़ी बुक करने से लेकर शादी में शगुन डालने तक अखिल की जेब से तो चवन्नी भी नहीं निकलती। खर्चा मैं करूँ और वाह भाई वो बटोरे। जिसको शादी में जाना है अपने खर्चे पर जाए। मैंने तो माँ से कह दिया कि हमें अपने किसी दोस्त की यहाँ पार्टी में जाना है। अरे लेकिन अब किसकी पार्टी में जाएंगे हम, और अगर नहीं जाएंगे तो माँ जी को कैसा लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उस दिन हम लोग मूवी देखने चलेंगे, डिनर करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। उनके साथ शादी में जाकर मूड खराब होना था, पैसा भी खर्च करे और मूड भी खराब करे। भगवान कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि हवा किस ओर बह रही है। अभी भी झूठे गुमान में जी रही हो तुम कि तुम संयुक्त परिवार में रहती हो, या फिर टूट गया तुम्हारा गुरूर। देखिए जी आप ना बस हर समय मेरे बेटों के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटों ने जो आप ये सब कह रहे हैं। बच्चों की अपनी जिंदगी है, जाना होगा कहीं उन्हें पार्टी में, और अपने माँ बाप के सामने भी बच्चे खुलकर ना बोल पाए तो और कहाँ बोलेंगे। अगले सप्ताह। बताओ माँ क्या बात है, आपने अकेले में मुझे मिलने के लिए बुलाया। अरे बेटा तू भूल गया क्या, 20 तारीख को कार्तिक का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि उसका जन्मदिन हम सब धूमधाम से मनाएं। माँ की बात सुनकर अखिल सोच में पड़ जाता है। अरे माँ आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब तो मैंने और मिनी ने 18 तारीख से 22 तारीख तक की मनाली की टिकट करा रखी है। हमें तो याद ही नहीं था कि भैया का जन्मदिन आ रहा है। चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपने जाने की तैयारी कर लो। अखिल वहाँ से सीधा अपने कमरे में जाता है। क्यों बुलाया था मम्मी जी ने अकेले में मिलने के लिए, क्या बात है। अरे वो तो सही समय पर मेरा दिमाग काम कर गया, वरना मम्मी ने तो आज फंसा ही दिया था। बिना बात कौन अपना टाइम और पैसे वेस्ट करेगा। मैंने तो कह दिया कि हम लोग मनाली जा रहे हैं। मनाली? हम तो मनाली नहीं जा रहे। अभी तक नहीं जा रहे थे लेकिन अब जाएंगे। 20 तारीख को भैया का जन्मदिन है, उसी की सरप्राइज पार्टी रखने के लिए माँ ने मुझे बुलाया था। अरे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में। अगर पैसे खर्च करनी है तो हम लोग अपने ऊपर नहीं करें क्या। पति की बात सुनकर मिनी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जितेंद्र घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कविता उदास बैठी हुई है। अब क्या हुआ, फिर से कोई कारनामा कर दिया क्या तुम्हारे बेटों ने। ऐसी कोई बात नहीं है जी, वो मेरी इच्छा थी कि कार्तिक का जन्मदिन इस बार हम लोग धूमधाम से मनाएं। इसके अरेंजमेंट के लिए मैंने अखिल को बुलाया था। और तुम्हारे बेटे ने कोई बहाना बना दिया होगा, यही ना। बहाना नहीं, उस बेचारे को याद नहीं था, उसने गलती से मनाली की टिकट करा ली है। बुलाओ तो जरा अपने बेटे को। अरे रहने दीजिए ना, क्यों छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं आप। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, तुम उसे बुलाओ तो सही। कविता अखिल को बुलाती है। क्या बात है अखिल बेटा, देख रहा हूँ अचानक से कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो तुम। अगर तुम्हें मनाली जाने की इच्छा भी थी तो घर में एक बड़ा भाई है, भाभी है, उन्हें भी साथ ले जा सकते थे। दोनों भाई साथ में घूम कर आते। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम दोनों आजकल एक दूसरे से बचने की फिराक में लगे रहते हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, आपको गलतफहमी हो रही है। बेटा ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी आंखें खुली हुई है और मुझे ये सब साफ साफ दिखाई देता है। तभी कार्तिक भी वहाँ आ जाता है। तुम भी आओ।
तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हें भी तो अक्सर उसी समय कुछ न कुछ काम याद आ जाता है जब तुम्हारी माँ तुम दोनों को साथ में समय बिताने के लिए कहती है। या तो तुम्हें कहीं पार्टी में जाना होता है या अचानक से तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है। ठीक कहा ना मैंने? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं भाऊजी आप? मैंने कब बहाना बनाया? वो तो सच में इत्तेफाक से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हम दोनों भाई साथ में ज्यादा टाइम बिता नहीं पाते। लेकिन इसमें इतना नाराज होने जैसी क्या बात है? हम दोनों तो साथ साथ एक ही घर में रहते हैं ना। यही तो दुख की बात है बेटा कि तुम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हो, लेकिन फिर भी चोरों की तरह एक दूसरे से नजर बचाते घूमते रहते हो। तुम्हारी पत्नियों की भी वही हालत है जो तुम्हारी हालत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने में आखिर समस्या क्या है तुम दोनों को? तुम दोनों भाइयों में कभी कोई गलत फहमी ना हो, इस वजह से तुम्हारी माँ तुम दोनों के लिए एक ही घर से पत्नियां लेकर आई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को रात के 10 बजे चाय पीने का शौक है? अरे वो बेचारी तो नए नए आइडिया सिर्फ इसलिए निकालती है ताकि किसी बहाने से ही सही तुम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताओ। लेकिन तुम तो उसमें भी बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो। कभी तुम्हारे ऑफिस से फोन आ जाता है, कभी थकान हो जाती है, और किसी न किसी बहाने से तुम दोनों अपना अपना चाय का कप लेकर कमरे में चले जाते हो। इसी घर में पले बड़े हो ना तुम दोनों। याद है तुम्हारी माँ को तो शाम को 7 बजे ही भूख लग जाती है, लेकिन फिर भी इस परिवार में एकता बनी रहे, दोनों बेटे बहू एक दूसरे के साथ एक ही टेबल पर बैठकर एक परिवार की तरह खाना खा सके। सिर्फ इसीलिए उसने ये नियम बनाया कि जब तक तुम दोनों ऑफिस से लौटकर वापस नहीं आओगे घर में कोई खाना नहीं खाएगा। लेकिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को उससे भी समस्या होने लगी, क्योंकि तुम्हें तो अकेले अपने कमरे में बैठकर खाना खाना होता था। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये तुम रोज रोज बहानेबाजी करके अपने कमरे में खाना मंगवाते हो, हमें समझ में नहीं आता। अब बस बहुत हो गया। एक ही घर में रहकर एक दूसरे के साथ इतना पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो ये नाटक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम दोनों को अलग कर देता हूँ, दोनों अलग अलग रहो ताकि किसी को किसी से मुंह ना छिपाना पड़े। ये क्या कह रहे हैं जी आप? मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। अरे दिन रात मैं बस इसी चिंता में रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, और आप अपने हाथों से अपना घर 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर माँ का दिल है, तुम समझ नहीं पा रही हो कि तुम्हारे बेटे तो बहुत पहले अलग हो चुके हैं। शरीर से सिर्फ साथ है, मन तो उनका कब का अलग हो गया है। और ऐसे बेमन से इनको इस घर में बांध कर रखने से कोई फायदा नहीं है, जाने दो इन्हें। और तुम भी अपने मन से ये बोझ उतार दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दुनिया का यही दस्तूर है। अखिल और कार्तिक पिता की बात सुनकर नजरें नीचे किए खड़े थे। उनके पास पिता की बातों का कोई जवाब नहीं था। जल्दी ही जितेंद्र ऊपर वाले फ्लोर पर एक मंजिल मकान और बनवा देते हैं और दोनों बेटों को अलग अलग रहने के लिए कह देते हैं।